समझ के पेपर को लेके सड़क पे आए। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पुलिस ने उनको इतनी लाठी मारी कि लोग कहते रहे कि मर जाएंगे, छोड़ दो, लेकिन जूते चप्पल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे आपदा आ गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जब फतेहपुर के मकबरे पर 500 लोग लेके उसको तोड़ने चढ़ जाते हैं तो आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है? जो अधिकारी, सब अधिकारी तो पूरे नहीं है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए आम को पीटने का काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों, सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ना आप कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे। और ये जो अपराध आप कर रहे हैं, इस अपराध का उस दिन फाइल खुलेगी सुनाना, उस दिन हिसाब होगा गलत। मेरी बात को याद रखना, हम भूलने वाले लोग नहीं। लंबे समय से ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है। और मैं जहां जाता हूं लोगों से पूछता हूं, क्योंकि जनमत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए। जब एनआरसी में आपसे कागज मांगे जा रहे थे और हर आदमी, मेरे तो आज भी याद है, मैंने ये रास्ता कुर्सी के लिए नहीं चुना। अगर कुर्सी के लिए चुना होता तो जो दल स्थापित है उन दलों का हिस्सा बनकर एमपी एमएलए बनने की लड़ाई लड़ते हैं। सर्वोच्च सम्मेलन के जरिए हमने सबसे पहली मांग उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण, और ये जानना क्यों जरूरी है आप ये भी समझो। अगर आपको नहीं पता, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। एक बाप के 4 बेटे, अगर वो संपत्ति का बंटवारा करेगा तो चारों में बराबर बराबर करेगा या एक को ज्यादा और 3 को कम देगा? बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी? एक बड़ा जो इस देश में एक खेल चल रहा है, तमाम सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे करके प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट किया जा रहा है तमाम सरकारी नौकरियों को। क्यों किया जा रहा है समझो। एक तरफ जमीन कोड़ियों के भाव 1-1 रुपए सालाना लीज पे पूंजीपतियों को दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 200 साल से कहीं रह रहा है तो उसको अवैध निर्माण कहकर न बहनें बेटियां सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। आपको धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और इसके बाद 18वां सम्मेलन वो इलाहाबाद में होगा जहां हमारा हाई कोर्ट है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, बड़े बड़े उद्योग, ये उद्योग कैसे तैयार होते हैं? मैं इसका उदाहरण बताता हूं नया। बिहार में बिहार सरकार ने, इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग के लिए बिल लेके आया था, हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ। क्यों करूंगा? इसका मतलब है कि जो आपके पीछे बैठा है वो बहुत जिम्मेदारी से कार्यक्रम में आया है, लेकिन मजबूरी में बेचारा, क्योंकि उम्र में आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, कुछ कह नहीं पा रहा है, सोच रहा आप खुद हट जाओगे, लेकिन आप नहीं हट रहे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप बैठ जाओ, कोई खड़ा ना रहे। जो खड़ा रहेगा वो, उसको फिर इस तरह देखा जाएगा कि वो हमारा आदमी नहीं, उसको फिर इस वजह से देखना पड़ेगा मजबूरी में। जल्दी से करके बैठ जाओ। आप ही के लिए खाली करवाया, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, वरना पीछे वाले उठेंगे फिर खराब हो जाएगा। इसको इधर करवाओ। ये तुरंत मीडिया की तरफ कर दो, इनको गर्मी में लगे निकालो, थोड़ी बहुत परेशानी होनी चाहिए। हमारा तो काम है, इनके तरफ कर दो, बहुत मदद कराएंगे हमारा। चलिए, धन्यवाद। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले, क्योंकि आज ये जो मंडल है, मुरादाबाद मंडल, इससे मेरा, इस मिट्टी से मेरा जो रिश्ता है वो पूरी जिंदगी भर के लिए जुड़ गया है। तो मैं सबसे पहले मुरादाबाद मंडल के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
चाहे इधर देखिए, चाहे बाईं तरफ देखिए, चाहे दाईं तरफ देखिए, मंच पर देखिए, चारों तरफ जो जन समूह दिखाई दे रहा है, इस प्यार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। बस यही कह सकता हूं, हम और हमारी पार्टी, हमारा संगठन 24 घंटे 7 दिन आपकी, आपके क्षेत्र की, आपके प्रदेश की, देश की, गरीब आवाम की, किसान की, नौजवान की, महिलाओं की सेवा में उपस्थित हैं। और जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम इस काम को करते रहेंगे। कभी पीठ भी दिखाएंगे, सीना तान के आपके साथ खड़े रहेंगे। सम्मानित साथियों, सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरु और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इस नमन के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि जितने महापुरुष, मैं आगे पंक्ति में उनका नाम भी लूंगा, उन सभी महापुरुषों ने अपने और अपने परिवार को पीछे रखा है और यहाँ की गरीब जनता को, सताए हुए लोगों को आगे रखा है। और उन लोगों को आगे रखकर उनकी परेशानी को आगे रख के आंदोलन चलाने का काम किया है। इसलिए वो जाने के बाद आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो हमारे लिए अमर हो गए हैं और उनको याद करना, उनके सिद्धांतों पे चलना, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, मैं आज की बात की शुरुआत एक ऐसे शख्स से करूंगा जिनको नौजवानों का नेता कहा जाता है, नौजवानों का मसीहा कहा जाता है। नौजवानों के दिलों में जो लहू के रूप में धड़कते हैं, जिनकी आज जयंती है, मैं याद कर रहा हूं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया। सम्मानित साथियों, मैं उन तमाम गुरुओं को भी याद करता हूं जिन्होंने सामाजिक क्रांति के आंदोलन को आगे बढ़ाया। भगवान बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी, गुरु नानक जी, गुरु वाल्मीकि जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार लड़ई यादव, महामना रामसूर वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत गाडगे जी महाराज, नारायणा गुरु, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मान्यवर दीना भाला वाल्मीकि साहब और मेरे मान्यवर गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के चरणों में भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, बाबू दीनदयाल चौरसिया, संत रामप्रिय प्रजापति जी, परमानंद लोधी जी, ये तमाम वो महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत से कार्य किए हैं। मैं मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, मां अहिल्याबाई होलकर, सम्राट मीर भोज, सम्राट अशोक, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, मां उदादेव पासी और उन तमाम वीरांगनाओं जिनमें मां फूलन देवी को भी हम लोग याद करते हैं, उन सबको याद करता हूं। और सम्मानित साथियों, क्योंकि ये मुरादाबाद की धरती क्रांतिकारी धरती है, इस धरती ने बड़े बड़े नेता दिए हैं, बड़े बड़े आंदोलनकारी दिए हैं, तो इस धरती पर उपस्थित ये जो तमाम जन समूह है और जिनके समक्ष जो नेतृत्व हमारा बैठा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी सुनील कुमार चित्तौड़ जी, डॉक्टर ब्रजपाल जी, माननीय पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, पुष्पेंद्र राणा जी, रमेश कुमार गंधर्व जी, खुर्शीद मंसूरी जी,
बाबू सराफत जी, उस्मान सैफी जी, भीमसेन हल्दिया जी, सलीम अंसारी जी, आरिफ मलिक जी, राजपाल यादव जी, राजपाल कश्यप जी, राजकुमार यादव जी, लाखन सिंह जी, संजीव सागर जी, वीरेंद्र सिंह जी, विजय कुमार पुष्कर जी, विनीत कुमार जी, सुमित कुमार जी, अरविंद कुमार जी, सतपाल मलिक जी, सचिन चौधरी जी, हाजी चांद बाबू जी, मौलाना अतीकुर रहमान साहब, हमारी छोटी बहन कनक भारती जी, बबीता जी, डॉक्टर शिषपाल जी, देवेंद्र फैसला जी, भाई शहजाद जी, राजकुमार जी, विवेक सेन जी, सत्येंद्र जी, प्रशांत महासागर जी, चंद्रपाल जी, सुनील आजाद जी, मनोज कुमार जी और अजय सिंह जी, और इनके साथ साथ इस मंच पर जो बिजनौर जिले से चल के हमारे बहुत जिम्मेदार साथी पहुंचे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, शकील साहब, काजी दरीन साहब, इंजीनियर मोहम्मद साहब, भाई साहिल मेहरा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रिय साथियों, सबसे पहले ये प्रबुद्धजन सम्मेलन ही क्यों? ये 17वां प्रबुद्धजन सम्मेलन, इससे पहले उत्तर प्रदेश के 16 मंडलों में हम लोग सम्मेलन कर चुके हैं। ये 17वां सम्मेलन है और इसके बाद 18वां सम्मेलन वो इलाहाबाद में होगा, जहां हमारा हाई कोर्ट है, जहां न्याय का मंदिर कहा जाता है। ये 18वां सम्मेलन जब खत्म होगा, उसके बाद पार्टी अन्य कार्यक्रम पे फैसले लेगी। मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रबुद्धजन सम्मेलन एक शुरुआत है उस क्रांति की, जो क्रांति देश में बहुत दिन पहले से जोर मार रही है, और समय समय पे उसको सींचने का काम हमारे महान पुरुषों ने और नेतृत्वकर्ताओं ने किया। सामान्य साथियों, इस देश में गैर बराबरी है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक आधार पे, और वो गैर बराबरी दिखाई आजादी के बाद। आजादी के परवाने ये सोचते थे कि वो खाई खत्म हो जाएगी, लेकिन हाल ये है कि वो खाई खत्म नहीं हो रही है, वो खाई और मजबूत होने का काम इस देश में हो रहा है। सामान्य साथियों, आज हालत ये है कि 10% लोग पैसे वाले हो गए हैं और 90% लोग, जिनमें मिडिल क्लास है बहुत बड़े पैमाने पे, और एक ऐसा गरीब तबका है जो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलता है, तो जाके उनके बच्चों को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, और वो सुविधाएं मिलती है जिनका अधिकार उनको भारतीय संविधान देता है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ जमीन कोड़ियों के भाव 1-1 रुपए सालाना लीज पे पूंजीपतियों को दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई 100 साल से कहीं रह रहा है तो उसको अवैध निर्माण कहकर बुलडोजर चला के उस निर्माण को गिराया जा रहा है, लोगों से रहने की जगह छीनी जा रही है, उनकी छत छीनी जा रही है। आज उत्तर प्रदेश न्याय के रास्ते में नहीं है, विकास के रास्ते में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। आज गरीबों को कुचला जा रहा है, आज जुल्म जाति बढ़ रही है, आज ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना बहनें बेटियां सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। आज तो धर्म देखकर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। सामान्य साथियों, जब ऐसी आंधी चल रही थी और सब लोग चुपचाप बैठकर देख रहे थे, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम इस अन्याय के खिलाफ बगावत करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। और आंदोलन भी ऐसा नहीं, आंदोलन भी ऐसा चलाएंगे कि इस आंधी का तख्ता पलट करके रख देंगे, इस सरकार को जमीन कर देंगे, इतनी ताकत बनाएंगे कि इस सरकार को घुटने टिकवा देंगे। तो पार्टी ने तय किया कि प्रबुद्धजन सम्मेलन होना चाहिए, और पहले भी प्रबुद्धजन सम्मेलन होते थे, लेकिन उन प्रबुद्धजन सम्मेलन में एक ही जाति के लोगों को मंच पर बिठाया जाता है, एक ही जाति के लोगों को।
और बाकी लोगों को सामने बिठाया जाता था और ये कहा जाता था कि ये प्रबुद्धजन है और आप बुद्धूजन हो, आप प्रबुद्धजनों से सीख लो किस तरह देश में राजनीति की जाती है, किस तरह नीतियां बनाई जाती है। लेकिन सामान्य साथियों, मैं इस बात को सही नहीं मानता, ना हमारी पार्टी इस विचार को सही मानती है। हमारी पार्टी तो इस बात को सही मानती है कि भारतीय संविधान के आने के बाद हर जाति में जिन लोगों ने संघर्ष किया है, पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, चिंतक, पत्रकार बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, व्यापारी बने हैं, वो सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं और उन प्रबुद्ध लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। सामान्य साथियों, सोचना चाहिए कि राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, लाठियां चलती थी, गोलियां चलती थी, तोप चलती थी, हजारों लोग बलिदान हो जाते, तब जाके राजकाज बदलता था। क्या बदलता था? क्या बदलता था? जोर से बताओ। राजकाज बदलता था जब राजतंत्र था। हजारों लोगों की जान जाती थी, हजारों सैनिक चले जाते थे, बहुत सारी बहनें बेवा हो जाती थी, बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाते थे, तब राजकाज बदलते थे। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में तो आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दो और जिसको चाहे उसको जमीन पर पटक दो। आज जनता ने, आज लोकतंत्र ने ताकत आपके हाथ में दे दी। सामान्य साथियों, इसका उदाहरण मैं और कहीं नहीं जाता, इसका उदाहरण मैं खड़ा हूं। आज मुरादाबाद के मंडल के लोगों ने मुझे सड़कों पे आंदोलन करते हुए देखा। कभी जामा मस्जिद पर जब NRC में आपसे कागज मांगे जा रहे थे और हर आदमी, मेरे दिन तो आज भी याद है, मैं जब लोगों से मिलता था, हमारी पार्टी के बहुत सम्मानित नेतागण यहाँ और बैठे जिनको मैं देख पा रहा हूं, भाई शहर साहब, दीपक साहब, जितेंद्र साहब, ललित साहब, फहीम साहब, भाई परवेज साहब, असलम साहब, बहुत सारे लोग बैठे। और ये जो तमाम जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दिया नगीना लोकसभा में, और जो आपका साथी सड़कों पे आपकी आवाज उठाते हुए जेल जाता था, मुकदमे झेलता था, उसको वोट की ताकत से लोकसभा का सदस्य बनाकर दिल्ली भेजने का काम किया, आपकी आवाज को मजबूत करने का काम किया। सामान्य साथियों, मेरे आज भी याद है, मैंने ये रास्ता कुर्सी के लिए नहीं चुना था। अगर कुर्सी के लिए चुना होता तो जो दल स्थापित है उन दलों का हिस्सा बनकर MP MLA बनने की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये रास्ता हमने संघर्ष के लिए चुना था। इस संघर्ष के रास्ते में आप सबके सहयोग से ये दिन भी आया कि आपका भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर बना। सामान्य साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रबुद्धजन सम्मेलन क्यों? ये प्रबुद्धजन सम्मेलन इसलिए है सामान्य साथियों कि आपके हाथ में ताकत है, आप मालिक हो, आप जिसे चाहो उसे ताकतवर बना दो और अगर मन में ठान लो जिसे चाहो उसे इतना कमजोर बना दो कि वो आपकी तरफ आंख ना उठा सके। ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में, इसमें कोई चोरी नहीं। लेकिन सामान्य साथियों, आप महसूस करके देखो, राजतंत्र में मैंने बताया राज कैसे बदला जाता था, लेकिन लोकतंत्र में जहां उंगली से बटन दबा के, मोहर लगा के आप राज बदल सकते हो, आप बस समझ नहीं पा रहे हो कि राज बदलेगा कैसे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 2022 का चुनाव था और आपने एडी चोटी लगाकर एक गठबंधन को वोट देने का काम किया और जितना वोट दे सकते, इतिहास गवाह है कि 95% वोट एक गठबंधन को आपने देने का काम किया, पूरा वोट आपने उनको दिया। लेकिन वो गठबंधन 125 सीट पार नहीं कर पाया। आप इस बात को भी भली बात जानते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर आप ये बात समझते तो ये भी समझो कि 1 और 1 2 होते हैं और 2 और 2 4 होते हैं। और मैं जो बात अब आपसे कह रहा हूं, अगर आप कमजोर छिपे पिटे लूटे गिरे लोग जो सताए जा रहे हैं, अगर एकजुट हो जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि लखनऊ की कुर्सी आपसे दूर होगी। मेरी बात को आप याद रखें और इसका उदाहरण जान दो। इसके उदाहरण के लिए आपको कोई पन्ना नहीं पलटना, कोई किताब नहीं पढ़नी।
इसके उदाहरण के लिए आपको दिल्ली नहीं जाना, लखनऊ नहीं जाना, इलाहाबाद नहीं जाना। इसके उदाहरण के लिए आपको यहाँ से 50 किलोमीटर भी नहीं आपका पड़ोसी जिला बिजनौर जाना है और नगीना पहुंच के वहां के लोगों से बात करनी है, तो वो बता देंगे कि हमने कैसे भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया के अलायंस को जमीन पर लाकर आजाद समाज पार्टी का एमपी जिताकर दिखाया। यही समीकरण है पूरे पश्चिम में, इसके अलावा कोई समीकरण नहीं है। कोई आपसे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, अगर पूरे पश्चिम में कोई समीकरण इधर बनता है तो वो एक ही समीकरण बनता है कि कमजोर वर्ग के लोग, पिटे छिटे लूटे गिरे हुए लोग, सताए हुए लोग, जिनके बुलडोजर सरकार साथ लड़ रहे, जिनके कारोबार लूट लिए गए हैं, जिनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिनका एनकाउंटर हो रहा है, वो लूटे पिटे छिटे पिटे लोग, गिरे पड़े लोग एकजुट हो जाओ, भाईचारा बना लो। और फिर मैं जिस दिन भाईचारा बन जाए, गारंटी से कहता हूं, इतना गैप हो जाएगा कि आपको कोई शासन प्रशासन भी हरा नहीं पाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। तो सम्मानित साथियों, इसलिए जगाने के लिए आपका सोया हुआ जो है, आपकी ताकत को जगाने के लिए, और जो आपके अंदर ये भय पैदा हो गया है कि जो आज सत्ता में वो कभी हट नहीं सकते, आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि कोई परमानेंट नहीं है। अगर आपने ताकत बना ली और सही समीकरण बना लिया तो आप वो कुर्सी पे बैठोगे, और अगर किसी दूसरे ने बना लिया तो वो कुर्सी पे बैठेगा, और जो कुर्सी पे बैठेगा उसी के अंदर ताकत होगी। बाकी लोग को ताकत के हिसाब से सिर्फ उस ताकत के नीचे कुचले जाएंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन सम्मानित साथियों, हम तो इससे परे भी किसी को कुचलने के लिए कोई आंदोलन नहीं चला रहे हैं। हम तो जिनको कुचला जा रहा है उनको सम्मान का जीवन दिलाने के लिए आंदोलन चला। प्रिय भाइयों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए 5-6 ऐसे मसले हैं, 5-6 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं। और ये 5-6 मुद्दे मेरे मुद्दे नहीं है, ये उस बड़ी जमात के मुद्दे हैं, उस बड़े समाज के मुद्दे हैं जो आज हाशिए में है। और एक बात ये उसकी समझ में आ गया तो मैं लिख कर देता, वो दिन दूर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जमात में जब हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरी बात को आप याद रखें। सम्मानित साथियों, प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए हमने सबसे पहली मांग उठाई कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके पीछे भी एक कारण यह है कि देश में संपूर्ण जनगणना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। कब? जोर से बताओ कब? जोर से बताओ कब? 1931 में। कौन से सन में? 1931 में। तब देश किसका दिन था? वो जनगणना किसने कराई थी? अंग्रेजों ने। किसने कराई थी? 1931 में जनगणना हुई और अंग्रेजों ने करवाई। और इसलिए करवाई कि इस गणना के जरिए ये पता लगे कि उस समय के तमाम नेतागण ये चिंता कर रहे थे, सब छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर ये चिंता कर रहे थे कि हाँ, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जिसको कोई अधिकार नहीं है, उनकी गणना होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलेंगे। तो सम्मानित साथियों, 1931 में गणना हुई और 1931 के बाद आज 2025 में हम लोग हैं। लगभग 95 साल बीत गए हैं। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश में तमाम तरह के बदलाव हुए, राजकाज बदला, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना, कभी कोई बना, राजनीतिक सरकारें बनी, नीतियां बनी, लेकिन कभी किसी ने जानने का प्रयास नहीं करा कि देश में कमजोर वर्गों की आबादी क्या है। और ये जानना क्यों जरूरी है, आप ये भी समझो। अगर आपको नहीं पता, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। एक बाप के 4 बेटे, अगर वो संपत्ति का बंटवारा करेगा तो चारों में बराबर बराबर करेगा या एक को ज्यादा और 3 को कम देगा? बताओ। बराबर बराबर। लेकिन ये बंटवारा करने के लिए कम से कम उसको संख्या का पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
अगर ये भी ना पता हो कि 10 बीघे जमीन और कितने भाई है तो कैसे बटेगी बताओ। तो इसलिए इस देश में धन धरती राजपाट के बंटवारे के लिए गणना होनी जरूरी है। और जब हमने ये बात उठाई तो गणना की गारंटी सरकार ने दी और घोषणा करी कि हम जातिगत गणना कराएंगे। लेकिन हमने उसमें कहा कि सिर्फ गणना से काम नहीं चलेगा, इसके आर्थिक आंकड़े भी जुटाने पड़ेंगे, आर्थिक आंकड़े भी सार्वजनिक करने पड़ेंगे। क्यों? इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 4 पहियों की गाड़ी है, ये पता होना जरूरी है। जिनके पास 2 पहियों की गाड़ी है, जिनके पास 6 पहियों की गाड़ी है, जिनके पास 10 पहियों की गाड़ी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बस है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ट्रेन है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जहाज है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हेलीकॉप्टर? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पानी वाले जहाज? ये जानना जरूरी है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हजारों बीघे जमीन? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सैकड़ों बीघे जमीन है? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास 1 गज जमीन नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास खाने को भोजन नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास सरकारी नौकरी? ऐसे कितने लोग हैं जिनके प्राइवेट नौकरी? ऐसे कितने लोग हैं जिनके बड़ी बड़ी कंपनियां? ऐसे कितने लोग हैं जो मीडिया में? ये बात देश जानना चाहता है। ये बात देश जानना चाहता है कि जिसकी इतनी संख्या भारी, जिसकी इतनी हिस्सेदारी वाले देश में कौन कुर्सी तोड़ रहा है और कौन सुबह उठकर 8 घंटे 10 घंटे अपना पेट पालने के लिए पसीना बहा रहा है। ये देश को जानना चाहिए, देश जानना। हमने मांग की है और आप बताओ ये जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हाथ उठा के। और जब ये जानकारी होगी तभी तो उस तक सही लाभ पहुंचेगा जो उस लाभ का हकदार है। बताओ तभी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा? ये भाई आगे आ गए, ये गलत है। पूरा एनालिसिस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं बंद कर दूंगा इस बातचीत को अगर आप इस तरह का व्यवहार करोगे। मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये वाली लाइन बिल्कुल इसको पीछे कर दो, इस लाइन को। ये व्यवहार ठीक नहीं है, इसको इससे मैं सहमत नहीं। प्यार से सहमत हूं, जोर से सहमत हूं, लेकिन अनुशासन नहीं करते। बहुत सी बात। एक बड़ा जो इस देश में खेल चल रहा है, तमाम सरकारी नौकरियों को धीरे धीरे करके प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट किया जा रहा है तमाम सरकारी नौकरियों को। क्यों किया जा रहा है समझो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर के जरिए सुविधा देनी है, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है कि प्राइवेट नौकरी अस्थायी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी में गारंटी है। सरकारी कर्मचारी काम करने से पहले कई बार सोचता है कि अगर मेरे द्वारा मुझसे कोई गलत काम हो गया तो आने वाली सरकार बदलेगी तो मेरे साथ मुझे सजा दिलाने का काम करेगी, मेरे ऊपर अपराध दाखिल होगा। लेकिन प्राइवेट में कोई गारंटी नहीं है। कोई कितना बड़ा अपराध करा दो, कोई कितना बड़ा घोटाला करा दो, फिर उसको निकाल दो, वो निकल के अपना चला जाए, कोई जवाब नहीं पड़ेगी। इसलिए तमाम सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है। और ये एक सोची समझी साजिश है। इस देश की सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के लिए सोची समझी साजिश है। और कमजोर वर्गों को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आरक्षण से उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी, बाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनी को, मौर्य को, साक्य को, बिंद को, राजभर को, केवट को, मला को, जाट को, गुजर को, यादव को जो सरकारी नौकरी मिल जाती थी, जाटव को, वाल्मीकि को, पारसी को, धोबी को, कोरी को, कटीक को जो सरकारी नौकरी मिल जाती है, और बैकवर्ड जो मुसलमान है, अंसारी है, मलिक है और तमाम जो है जातियों में बटा हुआ मुस्लिम समाज है, उनको भी जो सरकारी नौकरी मिल जाती थी, वो नौकरियां जब खत्म हो जाएगी सरकारी तो उनको भी नौकरी में कोई अवसर नहीं। इसलिए जानबूझ के कि गरीब बच्चा जो पढ़ लिख रहा है वो सरकारी कुर्सी पे जाके अपने लोगों के बारे में ना सोचे,
तो उस कुर्सी को ही तोड़ दो। इसका इंतजाम इस सरकारों ने किया। ये कुर्सी तोड़ना चाहते हैं और हम इस सत्ता का घमंड तोड़ना चाहते हैं। लड़ाई बराबर की है, मुकाबला बराबर का है। इसलिए लगातार संविधान पे हमले हो रहे हैं और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, आंसू मत निकालना, घबराना मत। ऐ मेरे कमजोर समाज के लोगों, ना आंसू बहाना ना घबराना, बस साथ खड़े रहना। इस गुंडागर्दी का ऐलान भी 2027 में करके रहेंगे। मेरी बात को आप सम्मानित साथियों, मैंने पार्लियामेंट में बिल लेके आया, प्राइवेट मेंबर बिल, कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए। आप सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो, लेकिन हमें SC ST OBC के लोगों की चिंता। अब SC ST OBC को नहीं मिलता सिर्फ आरक्षण, अब सामान्य जाति के लोगों को भी आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिलता है। मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिलता है। तो हमने बिल लेकर आए कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए। अब आप समझो, जब मैंने मांग उठाई तो एक बड़े नेताजी ने मुझसे कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जनता का क्या अधिकार बैठता है, तो मैंने उनको समझाया कि प्राइवेट सेक्टर बनता कैसे है। आप भी जान लो कैसे बनता है प्राइवेट सेक्टर। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, बड़े बड़े उद्योग, ये उद्योग कैसे तैयार होते हैं, मैं इसका उदाहरण बताता हूं। नया बिहार में बिहार सरकार ने लगभग 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को 1 रुपए लीज पे दी। कितने रुपए लीज पे? कितने रुपए लीज पे? और उस जमीन में 3 लाख पेड़ तो आम के, लीची के और फलदार वृक्ष खड़े हुए। कितने पेड़ खड़े हुए? 3 लाख पेड़ तो खड़े हुए हैं। ये बात उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। और सुनो, कोई भी उद्योग लगता है तो कौड़ियों के भाव सरकार उनको लीज पर जमीन देती है, एक बात। दूसरी, उद्योग लगाने के लिए उनको आपकी मेरी मेहनत की कमाई जो बैंक में, उन बैंकों से लोन देती है बहुत कम दाम पे। 2 बात। तीसरी बात, आप और मैं टैक्स देते हैं, लेकिन उनपे टैक्स में कई साल छूट की जाती है, उनके सारे टैक्स माफ किए जाते हैं। और जब सब कुछ जनता के पैसा जनता का, जमीन जनता की, और जो छूट मिलनी चाहिए वो छूट भी उनको मिल रही है, तो सब कुछ जनता का और कंपनी मालिक की। ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ। कंपनी भी जनता की है, पैसा जनता का, जमीन जनता की, और छूट बैंक से छूट टैक्स में मिल रही है, तो जनता का उस कंपनी में बराबर का हक बैठता है। बैठता नहीं बैठता, बताओ। आप यहां जिस जमीन को आप खेती में यूज कर रहे थे, वो जमीन अगर किसी को दे दी, उद्योगपति को, आपका रोजगार का साधन वही था, तो क्या आपसे एक्वायर कोई जमीन की गई, जो बड़े बड़े वो बनाए जाते हैं, एक्वायर की जाती है, तो बताओ, जिस मालिक से जमीन ली जाती है उसको मुआवजा मिलता है नहीं मिलता है, बताओ। तो ये मुआवजा ही है कि वो जमीन जनता के काम आती है, पूंजीपति के काम आ रही है, वो उससे नोट बना रहा है, तो जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होना चाहिए। इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग के लिए बिल लेके आया था। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, क्योंकि बिल उन्हीं का पास होता है जिनका पार्लियामेंट में बहुमत होता है। एक दिन ऐसा भी आएगा, मुरादाबाद में खड़े होकर कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में आम लोगों का, कमजोर वर्ग के लोगों का बहुमत भी होगा, याद रखना। और बहुत जल्द तो ऐसा समय आएगा, अगर अपने दम पे बहुमत नहीं होगा तो कुर्सी की टांग आपके हाथ में जरूर होगी, जैसे आज की सरकार की टांग नीतीश और नायडू जी के हाथ में है। लेकिन जिस दिन टांग आपके हाथ में होगी, तो गरीबों के खिलाफ अगर कोई पॉलिसी बनेगी, गरीबों के खिलाफ कोई डंडा उठाएगा, तो वो कुर्सी का पावा उस दिन तोड़ दिया जाएगा, उस सरकार को उस दिन गिरा दिया जाएगा। ऐसी कोई सरकार, ऐसी कोई ताकत नहीं बनने देंगे जो गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम करे। सम्मानित साथियों, आज चारों तरफ आप देखो, और मीडिया के साथी यहाँ हैं, मैं जब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करूंगा, ये नहीं चलाएंगे। मैं जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की बात करूंगा, इस तरह नहीं चलाएंगे। लेकिन जब मैं कहूंगा कि
कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है, फिर इस भारत के उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में अगर कोई ऐसे आई लव मोहम्मद का पेपर लेके खड़ा हो जाता है तो उसको पुलिस पकड़ के बंद कर देती है, बंद कर देती है। मैं जानना चाहता हूं, मैं विद्यार्थी हूं, लॉ का वकील हूं, मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और अपने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से कि ये कौन सा कानून है कि कोई अपने मोहब्बत का ख्याल यार करे और उससे करे जिसका नाम इंसानियत के नाम पैगाम हो, गैर बराबरी की मुखालफत में जो सबसे बड़ा नाम हो, तो सरकार को तकलीफ क्यों हो जाती है? सरकार के इशारे में लोगों को जेल में क्यों बंद किया जाता है? मैं उदाहरण एक और देता हूं, जिस पर जो सोच रहे हैं सोचो। आपको याद है बरेली में कुछ लोग आई लव मोहम्मद के पेपर को लेकर सड़क पे आए और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि पुलिस ने उनको इतनी लाठी मारी कि लोग कहते रहे कि मर जाएंगे छोड़ दो, लेकिन जूते चप्पल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे आपदा आ गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जब फतेहपुर के मंगवले पर 500-700 लोग लेके उसको तोड़ने चढ़ जाते हैं तो आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है? आपकी लाठियों का बल कहां चला जाता है? क्या एक प्रदेश में 2 कानून हो सकते हैं कि सत्ताधारियों के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए अलग कानून, सिखों के लिए अलग कानून, बौद्धिस्टों के लिए अलग कानून? ये प्रदेश संविधान से चल रहा है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज जो अधिकारी, सब अधिकारी तो पूरे नहीं है, लेकिन जो अधिकारी सिर्फ कुर्सी पे बने रहने के लिए आवाम को पीटने का काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों सत्ता बदलेगी, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। न आप कहीं जाओगे न हम कहीं जाएंगे। और ये जो अपराध आप कर रहे हैं, इस अपराध का उस दिन फाइल खुलेगी सुनाना, उस दिन हिसाब होगा सर। मेरी बात को याद रखना, हम भूलने वाले लोग नहीं। क्या हम लोग भूलने वाले लोग हैं? कौन हाथ उठा के बताओ, क्या भूलने वाले लोग हैं? नहीं, हम भूलने वाले लोग नहीं। प्यारे साथियों, मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई और जब 14 में ये सरकार आई, ये गली गली कहते फिरते थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू करेंगे और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी तो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वो सिफारिशें तमाम सरकारों ने डस्टबिन में डाल के रखी। इसलिए हमारी मांग ये है कि मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आपका समर्थन चाहता हूं। लंबे समय से ईवीएम पे सवाल उठ रहे हैं कि ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, और मैं जहां जाता हूं लोगों से पूछता हूं, क्योंकि जनमत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्या आप चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो? समर्थन में हाथ उठा रहे, विरोध में? चलो मैं इसको आसान कर देता हूं। जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ खड़ा करें। आराम से सुन लो पहले। जो लोग चाहते हैं ईवीएम से चुनाव हो वो हाथ खड़ा करें। और मैं मीडिया के बंधुओं से कहूंगा कि जनता की मांग दिखाएं। और जो लोग चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो, जरा दोनों हाथ खड़े कर लें। ये जो बाहर वाले सुन रहे हैं इनसे भी पूछ रहा हूं, जो लोग चाहते हैं बैलेट से चुनाव हो, जरा हाथ खड़ा करके बता देना एक बार। अब आप देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो देश में जनता बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है, तो फिर ईवीएम से चुनाव क्यों? और अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का, जिसमें सांसदों ने वोट किया लोकसभा राज्यसभा के। अब आप गजब की बात देखो, ये वो लोग हैं जो देश की नीति निर्धारण कर रहे हैं, वो बैलेट पेपर से वोट डाल देते, उसमें मैं भी था। हालांकि मैं तो बैलेट पेपर का समर्थक हूं। वो जो देश की नीति निर्धारण कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, केंद्रीय पॉलिसी बना रहे हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इकोनॉमिक्स पे पॉलिसियां बना रहे हैं, कानून पे, उनके लिए ईवीएम नहीं थी, उनके लिए बैलेट पेपर था। और आपके लिए ईवीएम है जो
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, आपको ईवीएम से वोट डलवा रहे हैं और उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हमसे बैलेट पेपर से वोट डलवा रहे हैं।